Assalamu alaikum everyone. This is React Beginner course week 3. So इस वीक में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम React के अंदर कस्टम हुक बना सकते हैं, किस तरह से हम React के अंदर कस्टम हुक बना सकते हैं और किस तरह से हम इसमें API इंटीग्रेट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ कस्टम हुक. तो कस्टम हुक क्या क्या होते हैं? अभी तक हमने पढ़ा था कि दो हुक के बारे में पढ़ा है. यूज स्टेट जो कि वेरिएबल्स के लिए यूज़ होता है और यूज इफेक्ट जो कि कंपोनेंट के लाइफ साइकिल के लिए यूज़ होता है. तो अब हम बनाएंगे अपना तीसरा कस्टम हुक जो कि हमारा अपना होगा और उसके अंदर हम यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे. तो अब हम अपने कोड में देखें तो लेट्स से मैं अपने टू डू जब भी हम मैं इस टू डूज की वैल्यू को अपडेट कराता हूँ ऐड टू डू के अंदर, डिलीट टू डू के अंदर और मार्कस कंप्लीट के अंदर, तो मुझे लोकल स्टोरेज में मैन्युअली इसकी वैल्यू को अपडेट करना पड़ता है. इन तीनों एक्शन में ऐड, डिलीट, मार्कस कंप्लीट में तो मैं एक ऐसा कस्टम हुक बनाना चाह रहा हूँ जो कि मुझे ये लेवरेज दे कि मुझे वो यही सेम वैल्यू रिटर्न, ये दो चीज़ें रिटर्न करे, एक वेरिएबल और दूसरा सेटर फंक्शन. और जब भी मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करूं तो लोकल स्टोरेज में अपने आप ही वो वैल्यू भी अपडेट हो जाए. तो इसके लिए मैं एक कस्टम हुक बनाऊंगा. कस्टम हुक को हम स्टोर करते हैं अपने सोर्स फाइल के अंदर. सोर्स फाइल के अंदर हम एक फोल्डर बनाते हैं हुक्स के नाम का और हुक्स के नाम के एक फाइल बनाता हूँ यूज लोकल स्टोरेज .js. एक फंक्शन बनाऊंगा यूज लोकल स्टोरेज हुक के नाम का. लोकल स्टोरेज इक्वल्स एक फंक्शन. इसके अंदर मैं इस रिएक्ट की यूज स्टेट हुक को यूज करने वाला हूँ. और जो भी चीज़ मुझे यूज स्टेट रिटर्न करता है मैं उसे अपने इस फंक्शन से रिटर्न कर दूंगा ताकि मुझे वो दोनों चीज़ें मिल सकें. अच्छा, मैंने अपना कस्टम हुक तो बना दिया. ये जो कस्टम हुक है मैं ना ये दो पैरामीटर लेगा. पहला पैरामीटर होगा इनिशियल वैल्यू, दूसरा पैरामीटर होगा की. क्या मैं अपने लोकल स्टोरेज में किस की नेम के साथ वैल्यू रखने वाला हूँ. तो मैं कहता हूँ की नेम. ओके. सो इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पे स्टोर कराता हूँ. तो ये इनिशियल वैल्यू क्या है? ये इनिशियल वैल्यू ये जब भी हम यूज स्टेट के अंदर जो पास करते हैं ना, जैसे कि इसके अंदर मैंने एम्प्टी एरे पास किया है, इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग, तो इसी तरह से वो इनिशियल वैल्यू यहाँ इससे मिलेगी और मैंने यहाँ स्टोर करा दिया. की नेम वो चीज़ होगी कि जिस नेम से हम अपने लोकल स्टोरेज में इसको सेट कराने वाले हैं. तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब जब स्टेट की वैल्यू अपडेट हो तो लोकल स्टोरेज में स्टेट सेव हो जाए. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक यूज इफेक्ट का हुक यूज़ करूँगा. यूज इफेक्ट, पहला पैरामीटर होगा इसका कॉल बैक, दूसरा पैरामीटर होगा इसका डिपेंडेंसी एरे और इस डिपेंडेंसी एरे की डिपेंडेंसी होगी स्टेट. तो अगर मैंने इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर स्टेट की वैल्यू डाल दी है तो इसका मतलब कि जब जब स्टेट अपडेट होगा तब तब ये कॉल बैक फंक्शन फायर होगा. और इस कॉल बैक फंक्शन में मैं चाहता हूँ कि मैं लोकल स्टोरेज के अंदर अपनी स्टेट की वैल्यू को सेव करा दूँ. तो सेट आइटम में हम दो चीज़ें पास करते हैं, पहला की नेम, दूसरा वैल्यू. तो की नेम हमारे पास यहाँ से हमें यहाँ से आ रही है, की नेम मैंने यहाँ डाल दिया. और क्योंकि जो हमारा स्टेट है ये एक एरे होने वाला है तो मुझे इसे पार्स करना होगा क्योंकि हमारा जो लोकल स्टोरेज है वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करता है. सॉरी, स्ट्रिंगिफाई, मैंने इसे कर दिया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई स्टेट. अब ये क्या करेगा कि जब जब इस स्टेट की वैल्यू चेंज होगी वो लोकल स्टोरेज में इसे स्टोर कर देगा उस की नेम के साथ जो हम इसे पास करेंगे. तो मैं सब यूज़ करने वाला हूँ. उसके लिए मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा. एक्सपोर्ट यूज लोकल स्टोरेज. ओके. अब मैं उसे यहाँ यूज़ करूँगा, यूज़ लोकल स्टोरेज. मैंने यूज़ किया. अब ये एज अ स्टेट काम करेगा मेरे पास यहाँ पर कि मैंने इसको एज अ स्टेट यूज़ कर रहा हूँ. और ये जो है वो दो पैरामीटर लेता है. पहला पैरामीटर तो हो गया एम्प्टी एरे, दूसरा पैरामीटर होगा हमारा लोकल स्टोरेज की का नाम. तो इस केस में मैं रख देता हूँ टू डूज.
और अब क्योंकि जो मेरा ये स्टेट है, ये सॉरी ये कस्टम हो गया, ये खुद ही इनकी वैल्यू को लोकल स्टोर में स्टोर कर रहा है, तो मैं इस इन्हें रिमूव कर देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं यहाँ आया, एप्लीकेशन में मैंने सबको रिमूव किया पहले। अब मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ टास्क वन। तो जैसे मैंने टास्क वन ऐड किया, उसने लोकल स्टोरेज में इसे अपडेट कर दिया। इसी तरह टास्क टू, अब मैं रिफ्रेश करूँ, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए लोकल स्टोरेज से भी इसकी वैल्यू जो है वो रिमूव हो गई। तो इसका क्या इशू है, अब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। जब भी हमारी ऐप रेंडर होती है तो वो लाइन वन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है। तो मेरी ऐप यहाँ से चली, इस फंक्शन में आया, तो इस फंक्शन ने पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, एक वेरिएबल बनाया, इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, एक और एक वेरिएबल बनाया। इसमें हमने क्या हुआ, हमने एक इनिशियल वैल्यू पास की है एम्प्टी एरे, जैसे जैसे कि हमने इसमें इनिशियल वैल्यू पास की थी एम्प्टी स्ट्रिंग, हमने इसमें इनिशियल वैल्यू पास की एम्प्टी एरे। अब ये जो इनिशियल वैल्यू है ये मुझे गेट हुई होगी यहाँ पर, वो मुझे यहाँ पर गेट हुई और वो यहाँ आ गई, विच मीन्स कि शुरू में मेरे पास यहाँ आया एम्प्टी एरे जो कि मैंने यहाँ पास किया था। जैसे ही यहाँ एम्प्टी एरे आया, स्टेट की वैल्यू चेंज हुई, और जैसे ही स्टेट की वैल्यू चेंज हुई, ये कॉल बैक फंक्शन फायर हो गया क्योंकि मैंने डिपेंडेंसी एरे में इसे स्टेट डाला हुआ। तो ये आया था एम्प्टी एरे के साथ, तो एम्प्टी एरे ही यहाँ पे स्टोर हो गया, जबकि हमारे पास लोकल स्टोरेज में उस की के साथ वैल्यू थी। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब भी स्टेट की वैल्यू एम्प्टी एरे हो तो मैं इससे अपडेट ना करवाऊँ। तो मैं यहाँ एक कंडीशन लगा दूंगा, इफ़ स्टेट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर तो स्टेट का लेंथ 0 से बड़ा होगा तो ही मैं उसकी वैल्यू यहाँ स्टोर करवाऊंगा, अदरवाइज मैं वो वैल्यू स्टोर नहीं करवाऊंगा। सो अब मैं देखता हूँ, मैंने यहाँ ऐड किया टास्क वन, अब मैं रिफ्रेश करूँ, अब ये वैल्यू गायब नहीं हो रही है। अब मुझे क्या करना है कि अभी जो है वो मेरे पास वो जो वैल्यू है वो रीपॉपुलेट नहीं हो रही है। मैं क्या चाहता हूँ कि जब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँ, सॉरी ये ओके, हमने उसके लिए तो यहाँ पर कंडीशन लगाया हुआ है, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही रिफ्रेश हो तो जो स्टेट की वैल्यू है मेरे पास वो लोकल स्टोरेज से वो ऑटोमेटिकली गेट कर ले। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और एक यूज़ इफेक्ट लगाने वाला हूँ। इस यूज़ इफेक्ट के डिपेंडेंसी एरे को मैं एम्प्टी रखूँगा। मैं चाहता हूँ ये सिर्फ पहली बार चले कि जब पेज रिफ्रेश हो तो ही मैं लोकल स्टोरेज से अपनी उस की को गेट करूँ, उसके बाद मैं उसे पार्स करूँ और उसे अपने स्टेट में सेट करा दूँ। अब मैं यहाँ आऊँ, मैं रिफ्रेश करूँ, मेरे पास यहाँ पे टास्क आ गया, टास्क टू, टास्क थ्री, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मैं कोई कभी वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ तो यहाँ भी वैल्यू अपडेट हो जा रही है। तो इस तरह से हमने बनाया अपना रिएक्ट का कस्टम हुक। अब इस कस्टम हुक से मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि अब मैं जितने भी इस तरह की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना चाहता हूँ, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे टू डूज़ के लिए किया, इसी तरह अगर मैं आगे जाकर कहीं पे बुक्स के लिए करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख दिया कि मेरे लोकल स्टोरेज में ये बुक्स के वेरिएबल के साथ स्टोर होगा, जैसे यहाँ पे टू डूज़ के साथ हो रहा है। अब वो बुक्स के साथ स्टोर होगा, मैंने इसे कर दिया बुक्स, ऐसे कर दिया सेट बुक्स। तो इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि अब मुझे दोबारा से वो सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब जब बुक्स की वैल्यू अपडेट होंगी तो वो लोकल स्टोरेज में बुक के की नेम के साथ इसकी वैल्यू वैल्यू को अपडेट करता जाएगा। तो ये सीखा हमने हम कि किस तरह से हम रिएक्ट में अपना कस्टम हुक क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि हम किस तरह से रिएक्ट में एपीआई इंटीग्रेट करते हैं। एपीआई का क्या होती है, एपीआई बेसिकली होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हमें हेल्प करती है हमारे फ्रंट एंड को कनेक्ट करने में बैक एंड के साथ। ये हमारा फ्रंट एंड है, आप लोगों ने जैसे यूज़ किया होगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो उसमें क्या होता है, वो जो वैल्यू आप जब भी ओपन करते हैं तो आपको जो फ्रंट एंड है वो सर्वर पे एक कॉल करता है और सर्वर से आपको जो आपकी प्रोफाइल का डेटा है वो गेट करके लाता है। तो इसी तरह से अब मैं बजाय लोकल स्टोरेज को यूज़ करने के, मैं एपीआई यूज़ करने वाला हूँ जेसन प्लेस होल्डर की।
मैं जेसन प्लेसहोल्डर की टू डूज एपीआई को यूज़ करने वाला हूँ। जब मैं इस एपीआई को हिट करता हूँ तो ये मुझे टू डूज का डेटा लगा देती है। तो एपीआई इंटीग्रेशन के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट की, जो है एक्सियोस। तो मैं उसे इंस्टॉल करूँगा। ओके, मैंने इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पर पहले से मौजूद है मेरे पास। मैं क्या इसमें दोबारा से कर लेता हूँ, npm-i-a-x, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा पेज रिफ्रेश हो, पहली बार रेंडर हो, तो मैं वो एपीआई कॉल करूँ और जो सर्वर पे जो टू डूज का डेटा है मैं उसे गेट कर लूँ। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे एक यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करूँगा। यूज इफेक्ट कॉल बैक फंक्शन एंड देन डिपेंडेंसी एरे, जो कि जिसे मैं खाली छोड़ दूंगा। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन फाइल करूँगा, गेट ऑल टू डूज, जिसका काम होगा कि जैसे ही पेज लोड हो, वो गेट ऑल टू डूज का फंक्शन फाइल करे, और गेट ऑल टू डूज का फंक्शन की जिम्मेदारी होगी कि वो सारे टू डूज को लाए। तो अब मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर क्योंकि मैं एपीआई कॉल करने वाला हूँ, तो मैं इस फंक्शन से पहले एक कीवर्ड लगाऊंगा जो है एसिंक। ये एसिंक का कीवर्ड क्या करेगा, अब क्योंकि गेट ऑल टू डूज जो है वो अंदर एपीआई कॉल होने वाली है, एपीआई कॉल प्रॉमिस होती है। प्रॉमिस क्या करता है, वो एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे कि मुझे डेटा चाहिए, तो सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो डेटा होता है वो रिटर्न करता है। तो इस प्रोसेस में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसे हम कहते हैं प्रॉमिस। तो और प्रॉमिस को हम जावास्क्रिप्ट पे हैंडल करते हैं एसिंक और अवेट के कीवर्ड के थ्रू। अब देखिए, अगर मैं इस पे होवर करूं तो ये दिखा रहा है कि अब मेरा जो गेट ऑल टू डूज है ये एक प्रॉमिस है, और अगर मैं एसिंक हटा दूं तो अब ये एक नॉर्मल फंक्शन है। तो अब हम एपीआई कॉल किस तरह करेंगे, हम इसके लिए ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करने वाले हैं। ट्राई कैच ब्लॉक क्या करता है, कैच हमें एरर प्रोवाइड करेगा। मैं यहाँ पे एरर कॉन्सोल करा दूँ। axios dot get। ओके, मैं ट्राई कैच का जितनी भी फंक्शनैलिटी वो हम ट्राई के अंदर रन करेंगे। और कैच ब्लॉक क्या करेगा कि अगर किसी वजह से कोई एरर आता है स्ट्राइक के अंदर के, जैसे मैंने एपीआई कॉल की और टेक्निकल इश्यूज की वजह से एपीआई कॉल फेल्ड हो गई या कुछ भी हुआ, तो वो जो एरर के साथ कैच ब्लॉक में आएगा, वो कैच ब्लॉक में वो रीज़न होता है एपीआई फेल होने का, और मैं उसे यहाँ पे कॉन्सोल करा लूँगा। ये मैंने एपीआई कॉल करा दी। अब एग्जॉस्ट क्या करेगा, मैंने एग्जॉस्ट के थ्रू एक गेट मेथड फायर किया। जब भी हम एपीआई कॉल करते हैं उसको डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। इस जिसे हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। गेट गेट करने के लिए, पोस्ट इंसर्ट करने के लिए, पुट पैच डेटा को अपडेट करने के लिए, और डिलीट की मेथड होता है डेटा को डिलीट करने के लिए। तो मैंने एग्जॉस्ट का गेट मेथड यूज़ किया, उसके अंदर ये एंड पॉइंट डाल दिया। तो एग्जॉस्ट जब इस एंड पॉइंट को हिट करेगा तो ये एंड पॉइंट मुझे कुछ डेटा रिटर्न करेगा, जिसे मैं स्टोर कराऊंगा अपने रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में। रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, ओके। अब मुझे पता है क्योंकि ये एपीआई कॉल है और इस एग्जॉस्ट को जब डेटा हिट करने और डेटा रिटर्न करने में कुछ वक्त लगेगा, तो मैं यहाँ इसके पीछे लगाऊंगा अवेट, विच मीन्स जब मेरी जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन यहाँ आएगी और जब एपीआई कॉल होगी, तो वेट करेगा मेरे इस डेटा के रिटर्न आने तक। और जैसे ही डेटा रिटर्न आएगा वो मेरे इस की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मैं इसे कंसोल कराता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। जब भी हम एग्जॉस्ट से एपीआई कॉल करते हैं, तो उस एपीआई कॉल से जो भी चीज़ रिटर्न आती है वो मुझे रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर मिलती है। तो इसलिए मैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा कंसोल करा रहा हूँ। मैं अपने विंडो में आता हूँ, कंसोल विंडो खोला तो मैंने देखा यहाँ मेरे पास एपीआई कॉल का जो डेटा है वो आ चुका है। मैं नेटवर्क में भी देख सकता हूँ कि नेटवर्क टैब में एपीआई कॉल हुई है इस एंड पर, इस यूआरएल पर, और उस जो डेटा आया है वो प्रीव्यू में देख सकता हूँ। अच्छा, इसका डेटा फिलहाल बहुत सारा आया है, मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए।
मैं चाहता हूँ कि बस ज़ीरो से लेकर नाइन्थ इंडेक्स तक डेटा आ जाए मेरे पास, बाकी अदरवाइज मैं इग्नोर कर दूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जावास्क्रिप्ट का एक स्प्लाइस मेथड यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो ये डेटा है मेरा ये एक एरे है। तो मैं इस एरे का एक स्प्लाइस मेथड यूज़ करूँगा और उससे सिर्फ फर्स्ट 10 वैल्यू निकाल कर अपने इस पे वेरिएबल में स्टोर करूँगा। रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट स्प्लाइस, इसमें स्प्लाइस करने वाला हूँ ज़ीरो से लेकर नाइन्थ इंडेक्स तक, और जो फर्स्ट 10 वैल्यू आएगी, 10 कैसे, मैं ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा और ज़ीरो से 9 जाऊँगा, तो जो 10 जो फर्स्ट 10 वैल्यू वो मेरे पास यहाँ आ जाएंगी। और उसके बाद अच्छा, अब मेरे पास क्योंकि डेटा एपीआई से आ रहा है तो मुझे इस लोकल स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, मैं नॉर्मल स्टेट यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। और जो भी डेटा आया मैंने इसे स्टोर करा दिया अपने सेट टू डूज़ में। सेव, अब मैं अपनी जीवाई में आके देखूँ तो अब मेरे पास ये जो डेटा है वो बैक एंड से आ रहा है। अच्छा, अब मैं ज़रा देखूँ तो मेरा जो डेटा है इसका जो स्टेटस है वह वो कंप्लीटेड है, वह है फॉल्स, बट वो यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा है। तो देखते हैं ऐसा क्यों है। तो इसके लिए मैं आऊँगा अपने लिस्ट के कंपोनेंट में। अच्छा, हमने जो यहाँ कंडीशन लगाई है वो है स्टेटस के हिसाब से, और हमारा जो डेटा आ रहा है इसमें स्टेटस नहीं है, इसमें कंप्लीटेड की एक की मौजूद है। तो मैं अपने इस कोड को चेंज करूँगा अपने इस डेटा के हिसाब से। तो यहाँ कंडीशन है टू डू डॉट स्टेटस इक्वल इक्वल पेंडिंग हो तो पेंडिंग का बटन आ जाए। अब क्योंकि स्टेटस नहीं है तो मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूँ कंप्लीटेड से। मैंने लगा दिया अगर टू डू डॉट कम्प्लीटेड फॉल्स हो तो पेंडिंग का बटन आए, अदरवाइज कंप्लीट। ये तो हो गया। अब हम देखें तो हमारे पास ये फ़िल्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये फ़िल्टर्स भी बेसिकली वर्क कर रहे हैं स्टेटस के थ्रू। तो मैं इनको चेंज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। अब स्टेटस नहीं है तो मैं क्या करूँगा, टी डॉट कम्प्लीटेड इक्वल इक्वल्स फॉल्स। तो ये तो ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है, वो टू डूज जिनका कंप्लीटेड फॉल्स है मैंने उनको फ़िल्टर किया। अब मैं करता हूँ अपने इस फिल्टर्स पर। ओके, अपने फ़िल्टर के फंक्शन को देखूँ। टाइप ऑल है तो सारे सारे चले जाएं, टाइप पेंडिंग हो तो वो जाए जिनका स्टेटस पेंडिंग हो। अब स्टेटस तो है नहीं हमारे पास। अच्छा, ये टाइप क्या है, ये टाइप वो चीज़ है जो हम यहाँ से सेट करते हैं। जब मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो इस टाइप की वैल्यू ऑल हो जाती है, मैं टू डू पे क्लिक करता हूँ तो इस टाइप की वैल्यू पेंडिंग हो जाती है, जो कि हमने नीचे डिफाइन किया हुआ है। नीचे कोड पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास टू डू में मैं टाइप पेंडिंग करा रहा हूँ और कंप्लीटेड में टाइप की वैल्यू सेट कंप्लीट सेट करा रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे चेंज करना है कि टाइप अगर पेंडिंग है तो वो टू डू रिटर्न करूँ जिनका कंप्लीटेड फॉल्स हो। इसी तरह टाइप अगर कंप्लीटेड है तो वो कंप्लीटेड रिटर्न करूँ जिनकी वैल्यू ट्रू हो। सेव, अब देखता हूँ से काम कर रहा है। मैंने रिफ्रेश किया, बस डेटा आया 7 आइटम्स और पेंडिंग। टू डू पे आऊँ तो सारे पेंडिंग आ गए, कंप्लीटेड पे आऊँ तो सारे कंप्लीटेड आ गए, और ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब मैं एक ऐड करके देखूँ। सॉरी, टास्क वन, ओके सॉरी, ऑल पे आना होगा। अच्छा, टास्क वन यहाँ ऐड हो चुका है, बट ये टास्क कंप्लीटेड में क्यों आ रहा है, इसे तो पेंडिंग में आना चाहिए था। अब इसे देखते हैं क्या इशू है। तो मैं अपने जाऊँगा अपने ऐड टू डू के फंक्शन में। अब मैं देखूँगा, हाँ, मैं यहाँ पे इसे पुश करा रहा हूँ तो यहाँ पे ये स्टेटस पुश कर रहा है। अब हम क्योंकि अब हम स्टेटस का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा कंप्लीटेड के साथ। कंप्लीटेड, और कंप्लीटेड बुलियन यूज़ करूँगा फॉल्स, विच मीन्स जब भी मैं एक नया टू डू ऐड करूँगा तो टाइटल और अब कंप्लीटेड जाएगा। इसी तरह मार्क एज स्टेट में हम देखें तो मार्क एज स्टेट में स्टेटस अपडेट हो रहा है, तो मैं उसके बजाय अब मैं कंप्लीटेड की वैल्यू को अपडेट कराऊंगा। तो क्या, रिफ्रेश किया, अब मैं ऐड करूँ टास्क वन। वो टास्क वन यहाँ ऐड हो गया पेंडिंग के साथ। मैं आऊँ पेंडिंग, इसी तरह मैं टू डूज में आऊँ, क्योंकि मैं टू डूज पे हूँ। तो जैसे ही मैं इनका स्टेटस चेंज करता हूँ
ये चले आते हैं कंप्लीटेड के अंदर, ऑल में सारे आ गए। सो दैट्स इट फॉर दिस कोर्स। इसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम अपना एक कस्टम हुक बना सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे बनाया लोकल स्टोरेज का। और दूसरी हमने सीखी कि हम किस तरह से एपीआई इंटीग्रेट करते हैं। तो इसमें तो हमने एपीआई इंटीग्रेशन के बेसिक्स सिर्फ गेट एपीआई को इंटीग्रेट किया है। हम अपने आने वाले नेक्स्ट कोर्स में पुट, पैच और डिलीट को भी सीखेंगे। थैंक यू।